हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बायोलॉजी। आई एम संजय कुमार। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट लेसन आवर्तजी पात्रों में लैंगिक जनन। ये अपना टॉपिक है आज का। लास्ट वीडियो में हमने आवर्तजी पात्रों में लैंगिक जनन पढ़ा था, तो आज का टॉपिक है लैंगिक जनन। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड लैंगिक जनन को हमें पढ़ना होगा कि ये क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। शुरू के जो 4-5 लेसन हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ही हैं, प्लांट्स से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंगिक जनन होता है वो लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन जिसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या इसे सिनगेमी भी कहा जाता है। सिनगेमी। नंबर 2 युग्मनज, युग्मनज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नंबर 3 मियोसिस डिवीजन, मियोसिस जिसे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं कि जब लैंगिक जनन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो जो युग्मक होते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों पास पास आते हैं, दोनों में फ्यूजन होता है, दोनों के जो केंद्रक द्रव्य और जो केंद्रक होता है वो मिल जाते हैं। इसको हम सिनगेमी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे फर्टिलाइजेशन निषेचन भी कहा जा सकता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है और नई संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन एक प्रकार से ऐसा जनन है जिसमें दो अलग अलग नर और मादा युग्मक के बीच संलयन होता है, और इस प्रकार से जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट से एक नई संतति का निर्माण होता है, तो वो जनन लैंगिक जनन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप कि लैंगिक जनन में नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि जो आवर्तबीजी प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उन्हें फ्लोवरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फ्लोवरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादप कहा जाता है, और इसका प्रमुख जो लक्षण होता है वो फ्लावर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लावर जो होते हैं इसी के अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो ही इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नर और मादा जो लैंगिक अंग होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब भी आवर्तबीजी पात्र में लैंगिक जनन की बात आएगी तो सबसे पहले हमें फ्लावर का स्टडी करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फ्लावर को अब हमें डिटेल से पढ़ना है कि फ्लावर की उत्पत्ति कैसे हुई, फ्लावर्स क्या हैं। फ्लावर्स में बता दूं आपको कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट कह लो आप, या इसे स्टेम भी कहा जा सकता है। रूपांतरित तना। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर जो है वो मैन एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि हम इसके कह सकते हैं जनन अंग।
रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हिस्सा है प्लांट का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लावर को एक मॉडिफाइड सूट क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, इसको थोड़ा समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टेम है और इस स्टेम की, जैसा कि हम जानते हैं कि जो तना होता है उसकी प्रमुख पहचान होती है कि उसमें नोड होते हैं और इंटरनोड होते हैं, अर्थात पर्व होते हैं, परव संधि होती है। जैसे ये नोड है, इन नोड के ऊपर या नोड पर उपस्थित होते हैं वो एक विभजोतक ऊतक होते हैं, विभजोतक ऊतक होते हैं जिसे मेरिस्टेम टिश्यू कहा जाता है, वो होते हैं। और इसके शीर्ष भाग पर यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है जिसे शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, यही एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो सेल डिवीजन में भाग लेता है। तो यहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम है। यहां से अगर हम देखें कि ये जो नोड है, इस नोड से प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, सॉरी फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम। पहले हम देख लें कि जैसे कैलिक्स होता है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। ये भाई दल, पुमंग, जायाम, ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो यहां से ये जो शीर्षस्थ कलिका है, एपिकल मेरिस्टेम, इससे एक एपिकल बड उत्पन्न होती है और इस एपिकल बड से यहां पर हम देखें तो यहां पर जायान का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और ये जो नोड है, इस नोड से पुमंग का निर्माण हो गया, इस दूसरी नोड से दल का, और फिर तीसरे नोड से दलपुंज का, सॉरी बाह्य दल का। यहां से एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, शीर्षस्थ विभजोतक जो होता है, इससे एपिकल बड, एपिकल कलिका या शीर्षस्थ कलिका उत्पन्न होती है। इस कलिका से जायन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो नोड है, इस नोड से पुमंग का, इससे दल का, इससे बाह्य दल का निर्माण होता है। तो अगर इस संरचना को थोड़ा दबा दें तो इस टाइप की एक संरचना हमें नजर आएगी। यहां बना देता हूं डायग्राम में। इस टाइप से एक संरचना नजर आएगी, जैसा कि उसमें हम देखते हैं कि ये एक पेडिसल होता है, पुष्पासन होता है, थैलेमस, इसको थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन। यहां पर हम देखें तो यहां पर इससे निर्माण होगा जायांग का। और यहां पर जैसे हमने इसको प्रेस किया कि जो नोड है ये पास आ जाते थे। एक नोड यहां है, इससे बन गया आपके पुमंग बन गया, इस दूसरी नोड से दल बन जाता है और तीसरे नोड से बाह्य दल बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस पूरे स्टेम में एक रूपांतरण हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसे मॉडिफाइड सूट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा कि फ्लावर को मॉडिफाइड स्टैंड या सूट क्यों कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में और डिटेल से कि जो फ्लावर होता है वो फ्लावर की उत्पत्ति कैसे होती है, थोड़ा पढ़ते हैं। कि जब भी किसी प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज से तात्पर्य जनन अवस्था, जब भी जनन प्रावस्था आती है या अवस्था आती है
तो प्लांट में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जिसको अभी हमने समझाया था, शीर्षस्थ विभ्योतक, शीर्षस्थ विभ्योतक होता है। ये शीर्षस्थ विभ्योतक जिससे पर्ण का निर्माण होता है, या ये कहें इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक वृद्धि होती है। तो जब भी किसी प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज आती, जन्म प्रावस्था आती है, तो उसमें शीर्षस्थ जो विभ्योतक होता है वो पर्ण का निर्माण करना बंद कर देता है और उसके स्थान पर पुष्प का निर्माण शुरू कर देता है। पुष्प का निर्माण शुरू कर देता है। इससे ये जो शीर्षस्थ विभ्योतक है इसका नाम बदल जाता है, इसे पुष्पीय विभ्योतक कहा जाता है। पुष्पीय विभ्योतक, पुष्पीय विभ्योतक ये पुष्प का निर्माण कर देता है। थोड़ा हम पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल से कि फ्लावर्स की जब विकास की बात आती है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, जब भी पुष्प के विकास की बात आती है तो हमें एक प्लांट नजर आता है जिसे बोलते हैं अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, थैलियाना, अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये जो प्लांट है ये क्रूसीफेरी कुल का प्लांट है, क्रूसीफेरी कुल का प्लांट है, क्रूसीफेरी कुल का प्लांट है। इसमें 26,000 टोटल जीन पाए जाते हैं और 26,000 जीन का जो सीक्वेंस होता है जिसे जीन अनुक्रम कहा जाता है, जीन सीक्वेंस जो होता है, जीन अनुक्रम, उन अनुक्रमों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है। तो जब कभी भी फ्लावर के विकास की हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस प्लांट का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। नाम है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। थोड़ा देखें कि अरेबिडोप्सिस जो थैलियाना है, इसमें इस पादप के अंदर जिसका नाम है अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इस प्लांट में जब पुष्प का निर्माण हुआ था तो पुष्प का जो निर्माण होता है डिपेंड करता है पुष्पीय विभ्योतक पर। पुष्पीय विभ्योतक जो पहले ये शीर्षस्थ विभ्योतक था, जब शीर्षक विभ्योतक था तो निर्माण पत्ती का करता था। जैसे इस पत्ती का निर्माण बंद हुआ तो इसका नाम पुष्पीय विभ्योतक हो गया। सवाल ये उठता है कि पत्ती का निर्माण एकदम बंद क्यों कर देता है? ये कायिक वृद्धि बंद कर देता है, पुष्पीय वृद्धि शुरू कर देता है, पुष्प निर्माण करना शुरू कर देता है। थोड़ा हम समझते हैं कि यहाँ पर कुछ वातावरणीय कुछ कारक का प्रभाव होता है, जिसमें एक होता है दीप्ति काल, जिसे फोटो पीरियड कहा जाता है। उसका निर्माण, उसका प्रभाव होता है, एक प्रभाव होता है टेम्परेचर का, तापमान का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। दीप्ति काल वो होता है जो पुष्पन प्रक्रिया के लिए जो प्लांट को जितना टेम्परेचर चाहिए दिन और रात दोनों को मिलाकर के, वो उसका फोटो पीरियड होता है। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे लेसन है। तो दीप्ति काल और टेम्परेचर दोनों के प्रभाव के कारण ही पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प में जो चार पार्ट हैं, जैसे हमने पढ़े, बाह्य दल है, दल है, पुमंग है,
और जायांग है। ये 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट का जो निर्माण है, चारों जो पार्ट है उनका जब विकास होता है, इस विकास में कुछ जीन भाग लेते हैं, कुछ जीन का अहम रोल होता है। उन जीन को, कुछ जीन की प्रमुख भूमिका होती है, उन जीन को होम्योटिक सेलेक्टर जीन कहा जाता है। होम्योटिक सेलेक्टर जीन ऐसे जीन जो पुष्प के भागों के निर्माण को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वो जीन होम्योटिक सेलेक्टर जीन कहलाते हैं, जिनके जो नाम हैं वो है एपिटेला 2, एपिटेला 2, एपिटेला 3 और एगेमस। ये 3 ऐसे जीन हैं जिन्हें होम्योटिक सेलेक्टर जीन कहा जाता है। इनके एग्जांपल एपिटेला 2, एपिटेला 3 और एगेमस है। इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। और अरेबिडोप्सिस थैलियाना में सबसे पहले जो विकास होता है वो बाह्य दल का होता है, फिर दल का होता है, फिर पुंमंग का होता है और फिर जायांग का होता है। कुछ ऐसे कुल हैं जिनके अंदर ये क्रम बदल भी जाता है। ये बाहर से अंदर की ओर है। एक कुल है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी एक कुल है। इस कुल के अंदर सबसे पहले जो निर्माण होता है वो पुंमंग का होता है। पुंमंग के बाद दल का होता है, दल के बाद बाह्य दल का होता है, बाह्य दल का होता है और बाह्य दल के बाद जायांग का होता है। तो अलग अलग कुलों में अलग अलग भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पुष्प होता है उस पुष्प में जो पुष्प होता है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट, हम कहें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो फ्लावर होता है वो कौन सा है? वो है वुल्फिया, वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया, वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया। और जो लार्जेस्ट फ्लावर है, सबसे बड़ा जो फूल है पृथ्वी पर, वो है, लार्जेस्ट जो फ्लावर है वो है रैफलेशिया। डियर स्टूडेंट्स, इनको आपको पढ़ना है। स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया, लार्जेस्ट फ्लावर रैफलेशिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फूल के भाग, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है बाह्य दल, जिसे सेपल कहा जाता है। इसका जो प्रतीक होता है के होता है, सेपल कहते हैं। इसकी जो यूनिट है, इकाई जो है, ये बाह्य दल जो होता है, ये बाह्य दल पुंज कह सकते हैं इसको, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक ग्रुप ऑफ, हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ हम कैलिक्स कहेंगे। और इसकी जो यूनिट है उस यूनिट को सेपल कहा जाता है, जिसे कहते हैं बाह्य दल। यहां ध्यान से देखें, बाह्य दल पुंज, बाह्य दलों का समूह, एक ग्रुप ऑफ सेपल। बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज, जिसे कैलिक्स कहते हैं और इसका प्रतीक के होता है। उसकी जो एक इकाई है, यानी कि अगर हम बात करें इधर इस डायग्राम में, ये बाह्य दल हैं। बाह्य दल दोनों मिला दें तो कहलाएगा बाह्य दल पुंज। 4 होते हैं, 5 होते हैं तो बाह्य दल पुंज। अगर एक की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो ये बाह्य दल है, जिसको सेपल कहा जाता है।
बाह्यदल जो होता है ये शुरुआती स्टेज में जब इसके बाह्यदल के अंदर, जैसे ये बाह्यदल है, ये दल है, ये पुमंग है और ये बीच वाला जायांग है, तो जब आंतरिक जो भाग होते हैं उनका जब निर्माण हो रहा होता है तो बाह्यदल जो होता है ये उन सभी अंगों की रक्षा करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाह्यदल पुंज सबसे बाहरी एक आवरण होता है, बाहरी एक चक्र होता है, ये आंतरिक जो अंग है उनकी सुरक्षा करता है। इसकी एक इकाई बाह्यदल कहलाती है और ये प्राय कलर में अगर बात करें तो ये हरे रंग के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज को कोरोला कहते हैं, कोरोला। और इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है, इसे इसका जो सिंबल होता है वो सी होता है और इसकी जो यूनिट है, इस यूनिट को हम दल कहते हैं और दल को हम इंग्लिश में पीटल कहते हैं। ध्यान दें, बाह्यदल के अंदर जो एक आवरण होता है, एक चक्र होता है, उसे दलपुंज कहते हैं। दलपुंज वही हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीटल्स, दलों का समूह दलपुंज कहलाएगा। डायग्राम में देखें तो ये कलरफुल जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, एक पीछे है 4 जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ये दलपुंज है। दलों का प्रमुख जो अगर बात करें, जो प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं और जो भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको ये अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं तो कीट आकर बैठते हैं और क्रिया कहलाएगी पोलिनेशन, परागण क्रिया। और जब परागण क्रिया होती है तो आप जानते हैं कि जब भी नए प्लांट का निर्माण होना होता है, नया प्लांट जब बनता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी, उससे पहले पोलिनेशन या परागण क्रिया बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाह्यदल के जस्ट नीचे चक्कर पाया जाता है, दलपुंज होता है। ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं और ये कीटों को आकर्षित करते हैं और ये परागण क्रिया में मददगार होते हैं। तीसरा जो होता है वो है पुमंग। तीसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है पुमंग। पुमंग को हम एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। ध्यान दें, एंड्रोसियम। और ये भी इसकी जो प्रतीक है, सिंबल है, वो ए है और इसकी जो यूनिट है वो है पुंकेसर। पुंकेसर जिसको स्टेमेन कहा जाता है। ध्यान दें, एक ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। पुंकेसर को जो समूह होता है वो पुमंग कहलाता है। और यहां हम बात करें इसकी जो यूनिट है, एक जो पुंकेसर होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 पुंकेसर आपको नजर आ रहे हैं। तो पुंकेसर को अगर हम बात करें तो पुंकेसर जो है ना, सभी को 6 को सम्मिलित अगर बात करें पुमंग कहलाएगा, किसी एक की बात करें पुंकेसर कहलाएगा। इसका मेन रोल क्या है? क्योंकि ये पुंकेसर है। पुंकेसर को अगर हम बात डिटेल से देखें थोड़ा सा, तो पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, जैसे डायग्राम आप दिखाई भी दे रहा है, एक बना भी देता हूं मैं आपको यहां पर आपके लिए। ये डायग्राम है पुंकेसर का। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये है परागकोश, जिसे एंथर कहा जाता है। ये बीच में यहां पर जहां कनेक्ट है इसको कहते हैं योजी और ये है पुतंतु। ध्यान से देखें, 3 पार्ट हो गए पुंकेसर के। पुतंतु जिससे परागकोश अटैच है वो पुतंतु, या वह व्रंत जो व्रंत पुष्प से अटैच होता है, जुड़ा रहता है, पुष्पाशय से जुड़ा रहता है, उसे हम पुतंतु कहते हैं। पुतंतु परागकोश को जोड़े रखता है। वह स्थान जहां पुतंतु परागकोश से जुड़ता है योजी कहलाता है। और परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। तो ध्यान दें, पुंकेसर एक अहम यूनिट है।
ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे हमें डिटेल से समझना होगा। 3 पार्ट, परागकोश, योजी, पुतंतु। पुतंतु प्रजनन संरचना, परागकोश, पराग निर्माण होता है, द्विपालित होता है। अगर बाद में इसको काट के देखें तो यहाँ पर ऐसे 2 पाली और होती है, लेकिन आगे हम देख पाएंगे, आगे टॉपिक है इससे रिलेटेड। अभी इसके बाद चौथा जो टॉपिक है, चौथा जो पार्ट है वो है जायांग। जायांग जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है। इसका जो प्रतीक है वो जी है, और इसका जो हम बात करें, इसकी जो यूनिट है वो अंडक है, जिसे कार्प या स्त्री केसर भी आप कह सकते हो। इसका डायग्राम देखें, यहां देख लो आप, यहां बना देता हूं, चलो। इस शेप में होता है ये वर्तिकाग्र है, जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। ये स्टाइल है, जिसे वर्तिका कहा जाता है, और ये अंडाशय है, जिसे ओवरी कहा जाता है। ध्यान दें, ये एक स्त्री केसर है। ये जो पार्ट है ये परागण क्रिया के लिए आवश्यक होता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग जो एक कीपनुमा होता है, इसके ऊपर जो मेल गैमेट्स हैं वो रुकते हैं, और यहाँ पर उसमें जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और एक मेल गैमेटोफाइट नरयुग्म कोद्भिद का निर्माण होता है। दूसरा जो पार्ट है ये पतली सी नलिका है, जिसे वर्तिका कहते हैं। इसका भी जन्म में अहम रोल होता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट बनता है, नरयुग्म कोद्भिद बनता है, तो उसकी जो पराग नलिका पोलन ट्यूब है वो इस स्टाइल पर डिपेंड करती है कि जो वर्तिका अगर जितनी लंबी होगी उतना ही पोलन ट्यूब लंबी होगी। तो एक प्रकार से जनन क्रिया में बहुत सहायक होता है। और ये जो पार्ट है फूला हुआ, सबसे निचला पार्ट जो फूला हुआ होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ये बीजांड होते हैं, ये बीजांड विन्यासित होते हैं, और बीजांड के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट हम कहें मादरयुग्म कोद्भिद होता है। तो अगर हम बात करें पुष्प में जो 4 चक्र होते हैं, इनको चक्रों के हिसाब से 4 जो भाग होते हैं, इन 4 भागों का चक्रों में अगर हम अध्ययन करें तो एक चक्र होता है पहला आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र जिसे नेसेसरी वंस कहा जाता है, नेसेसरी वंस। एक होता है सहायक चक्र, जिसे एसेसरी वंश कहा जाता है। कुल मिलाकर उसमें 2 चक्र होते हैं, एक आवश्यक चक्र होता है, एक सहायक चक्र होता है। आवश्यक चक्र में 2 पार्ट आते हैं। पहला जो पार्ट है आवश्यक चक्र में वो पुमंग का है, दूसरा जो पार्ट है वो जायांग का है। हम कह सकते हैं कि आवश्यक चक्र में पुष्प के वो अंग आते हैं जिनकी जनन क्रिया में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होती है, जनन क्रिया में बहुत बड़ा वो एक भूमिका निभाते हैं, बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। पुमंग है, निषेचन में भाग लेता है, मेल गैमेटोफाइट है। जायांग है, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट निर्माण होता है।
यानी दोनों युग्मक, नर युग्मक यहाँ बनता है, मादा युग्मक यहाँ बनता है, तो ये आवश्यक चक्र कहलाता है। ये दोनों आते हैं आवश्यक चक्र में। और जनन क्रिया में जो सहायता करते हैं, जैसे पहला हम बात करें तो ये है बाह्य दल और एक है दल। हमने पढ़ा कि दल जो है परागण क्रिया में मददगार होते हैं और बाह्य दल अगर नहीं हो तो अंदर के जो दल, पुमांग और जायांग जब कलिका अवस्था में होता है तो इनका निर्माण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाह्य दल और दल जो होते हैं ये एक सहायक चक्र में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी क्वेश्चन आए कि पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं तो आप दो ही चक्र के वर्णन करें, एक आवश्यक चक्र और एक सहायक चक्र। जब कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं तो आप 4 भाग का वर्णन करें, और चारों भाग आप अलग अलग कर सकते हैं, बाह्य दल, दल, पुमांग और जायांग। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा पुष्प जिसमें ये चारों भाग होते हैं। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग होते हैं, एक ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग होते हैं। जैसे चारों भाग से तात्पर्य बाह्य दल, दल, पुंकेसर और जायांग, पुमांग या जायांग। एक ऐसा पुष्प जिसे पुष्प के चारों भाग निहित होते हैं, विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो पूर्ण पुष्प कहलाएगा। और पूर्ण पुष्प का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सरसों है पूर्ण पुष्प का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, और गुड़हल है जिसे चाइना रोज कहा जाता है, या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और सरसों है ब्रिसिका कैम्पेस्ट्रिस, दोनों का बॉटनिकल नेम है। तो सरसों और गुड़हल के अंदर पूर्ण पुष्प होता है। और एक ऐसा पुष्प जिसमें ये चारों भाग नहीं पाए जाते हैं उसे अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। और उसमें आएंगे आपके लौकी और पपीता। लौकी और पपीता एग्जाम्पल है अपूर्ण पुष्प के। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है, एग्जामिनर कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन्हीं दो पूर्ण पुष्प के नाम दीजिए, किन्हीं दो अपूर्ण पुष्प के नाम दीजिए, तो इनको अच्छी तरह से आप लर्न करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा पुष्प, ऐसा प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिस प्लांट पर नर और मादा पुष्प दोनों प्रेजेंट होते हैं, नर और मादा पुष्प दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस पुष्प को एक लिंगाश्रयी या मोनोसियस प्लांट कहते हैं। एक ऐसा एक ऐसा पादप जिस पादप पर नर और मादा, मेल और फीमेल जो फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लावर को हम एक लिंगाश्रयी या मोनोसियस प्लांट कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल जो होते हैं इसके, वो मक्का है और नारियल है। मक्का और नारियल ऐसे प्लांट हैं। इसके अलावा और भी प्लांट हैं बहुत सारे जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें द्विलिंगाश्रयी, जिसको डायोसियस कहा जाता है, डायोसियस प्लांट। एक लिंगाश्रयी पादप वो जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं। द्विलिंगाश्रयी डायोसियस प्लांट उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल जो फ्लावर होता है दोनों में से कोई एक फ्लावर प्रेजेंट होता है। और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके खजूर है और पपीता है। खजूर और पपीता ऐसे प्लांट हैं जिनमें या तो मेल है या फीमेल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके समझ में आया होगा कि फ्लावर क्या है, फ्लावर की उत्पत्ति कैसे होती है और फ्लावर का अहम रोल क्या होता है। अब थोड़ा नजर डाल लेते हैं डायग्राम पर। यहां पर पुष्प के बारे में थोड़ा बता दें। ये पुष्प वृंत है जिसको पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल वो पार्ट होता है, वो एक वृंत होता है, वह वृंत
जो वृंत पुष्प को तने से अटैच करता है, पुष्प को शाखा से जोड़ता है, उसे पेडिसल या पुष्पवृंत कहा जाता है। पुष्पवृंत का वह फूला हुआ भाग, पुष्पवृंत का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। नाम से ही इसको इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। पुष्प का आसन, वह स्थान जिसके ऊपर पुष्प स्थित होता है, पुष्पासन कहलाता है। तो यहाँ पर उसके बाद बाह्यदल है, उसके बाद दल है, फिर पुमंग है और फिर जायांग है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।